मेरी पत्नी 4 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी वह किसी दूसरे के बच्चे की छठी यानी न्यूबॉर्न पार्टी में गई थी। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वो एक बच्चे को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी और उसे मम्मी बोलना सिखा रही थी। वहां आए सभी दोस्तों को उनके रिश्ते के बारे में पता था, लेकिन सिर्फ मुझे ही अंधेरे में रखा गया था। 3 साल की शादी के बाद आज मैंने आखिरकार उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। उसी रात मैंने अपनी वेडिंग फोटो को फाड़ दिया, तलाक के पेपर्स और उसके अफेयर के सारे सबूत इंटरनेट पर डाल दिए, जिसने पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। बाद में जब भारी बारिश हो रही थी तो वो मेरे सामने रोते हुए माफी मांगने आया, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही बात कही, बच्चे की पार्टी वाले दिन तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे थे। आखिरकार उसने हमेशा के लिए खुद को खत्म कर लिया और उस वक्त भी उसके हाथ में मेरी फाड़ी हुई वेडिंग फोटो का टुकड़ा था। बेटा, तुम आखिरकार समझ गए। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि उस लड़की की फैमिली बैकग्राउंड नॉर्मल है और उसकी आदतें भी सही नहीं है। वह अपने दोस्त के बॉयफ्रेंड के साथ अजीब रिलेशन में थी। तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम तो होनी ही थी। माँ तुम्हारे लिए सब सही कर देगी, तुम बस जल्द से जल्द उससे डिवोर्स ले लो। कॉल कट होने के बाद मैंने फोन पकड़ा हुआ था और मेरी उंगलियां एकदम ठंडी पड़ चुकी थीं। मैंने सिर उठाकर हॉल की तरफ देखा जहां बच्चों की पार्टी चल रही थी। वो बड़ी सावधानी से उस न्यूबॉर्न बच्चे को गोद में पकड़े हुए थी और मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर माँ वाला प्यार साफ दिखाई दे रहा था। मम्मी बोलो, मम्मी कहो। बच्चा अभी बहुत छोटा था, वो भला कैसे बोल पाता। उसके पास बैठा आदमी व्हाइट शर्ट पहने हुए था। वह काफी स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। वे दोनों एक साथ बैठे हुए बिल्कुल एक परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। आज की ये पार्टी बहुत खास थी और इसमें सभी दोस्तों को बुलाया गया था। अगर मैं आज यहाँ इंटरव्यू के लिए नहीं आता तो मुझे कभी इस कड़वे सच का पता नहीं चलता। हम शादी के 3 साल पूरे कर चुके थे, लेकिन अब मैंने उसे पूरी तरह छोड़ने का मन बना लिया था। उसकी फ्रेंड ने चिंता जताते हुए पूछा, क्या उसे इस बारे में कुछ नहीं पता? उसने बच्चे से खेलते हुए कहा, जाहिर है उसे नहीं पता और जानने की जरूरत भी नहीं है। अगर उसे पता चला तो वह फिर से फालतू की बातें सोचने लगेगा। वह आजकल बहुत ज्यादा शक करने लगा है। फिर उसने थोड़ा रुककर सबको वार्न किया, तुम में से कोई भी उसके सामने अपना मुंह मत खोलना। दोस्तों ने कहा, फिक्र मत करो, हम सब चुप रहेंगे। लेकिन तुम 4 महीने की प्रेग्नेंट हो, अगर उसे पता चला तो क्या वह गुस्से में डिवोर्स नहीं दे देगा? तुम इसे कब तक छिपाओगी? उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था। अगर वह इसे एक्सेप्ट नहीं कर सका तो बात वहीं खत्म हो जाती है। यह सब सुनकर मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। जिस लड़की की बात हो रही थी वह उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जो डिलीवरी के वक्त गुजर गई थी। वह अकेले बच्चे को नहीं संभाल सका था, इसलिए मेरी पत्नी ने उसकी मदद करना शुरू कर दिया। वो उनके लिए किराए का घर ढूंढती, डॉक्टर के पास जाती और एक कॉल पर आधी रात को भी भागकर चली जाती। उसने मेरे साथ कई बार ऐसा ही किया था। मूवी देखते वक्त मुझे अकेले छोड़ देना, डिनर के बीच में उठकर चले जाना या ट्रिप के दौरान भी उसका कॉल आते ही वहां भाग जाना। यहाँ तक कि उसके पास मेरे रूटीन चेकअप के लिए टाइम नहीं था, लेकिन उसके लिए हमेशा टाइम रहता था। पहले मुझे लगता था कि वह सिर्फ हेल्पफुल है, लेकिन जब मैंने उन दोनों को उस किराए के घर में एक दूसरे के करीब देखा तब मुझे समझ आया कि मैं कितना गलत था। मदद करने का तो सिर्फ एक बहाना था। असल में वे दोनों अफेयर चला रहे थे। जब उसने डिवोर्स की बात सुनी तो वह मन ही मन खुश हो रही थी। वह कहने लगी, अगर तुम मेरा इतना ध्यान न रखते तो शायद मैं जी भी नहीं पाती। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तो मैं अपना वादा निभाऊंगा। बाकी लोग बातें करने लगे, सच में दो दो लोग तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं, ये तो किस्मत की बात है। कुछ लोग कहने लगे, वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, वह सिर्फ नाटक कर रहा है। उसने हंसते हुए कहा, तुम लोग उसे परेशान मत करो, वह जल्दी बुरा मान जाता है। मैं चुपचाप कोने में खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन अब ये ड्रामा जल्दी खत्म होने वाला था। जब मैं इंटरव्यू खत्म करके ऊपर से नीचे आया तो लिफ्ट के पास मेरी पत्नी और वह लड़की दोनों मिल गए। मुझे देखकर उसने फेक सरप्राइज दिखाया और कहा, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हें पता चल गया था कि हम यहाँ बच्चे की पार्टी रख रहे हैं, इसलिए आए हो? मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, हाँ, बताने के लिए शुक्रिया। उस लड़की ने अपने बाल पीछे किए और टॉन्ट मारते हुए कहा, सच कहूं तो मैं छिपाना नहीं चाहती थी, लेकिन आज का दिन बहुत खास है और हम माहौल खराब नहीं करना चाहते थे। उसने आगे कहा, शायद तुम्हें न पता हो, लेकिन बच्चे को नाम देने के लिए वह तुमसे डिवोर्स लेकर मुझसे मैरिज करने वाला है। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वे इस हद तक गिर सके हैं। मेरे सीने में तेज दर्द हुआ और मेरे पैर कांपने लगे। उसने फिर कहा, अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो खुद ही पीछे हट जाओ। तभी उसने देखा कि मेरी पत्नी हॉल से बाहर आ रही है। वह लड़की अचानक जमीन पर गिर पड़ी और रोने का नाटक करने लगी। उसने कहा, प्लीज गुस्सा मत हो, हमारा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। आज मेरी बेटी का दिन है, प्लीज यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करो। मेरी पत्नी भागती हुई आई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़की ने कहा, इन्हें सब पता चल गया है, इसलिए ये गुस्सा हो रही हैं। तुम इन्हें मत डांटना, ये अभी यंग है। मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम सिचुएशन जानते हो, मैं सिर्फ बच्चे की खातिर ये सब कर रही हूँ। तुम अभी घर जाओ, मैं बाद में आकर तुमसे बात करती हूँ। मैंने बिना किसी इमोशन के पूछा, क्या तुम सच में सिर्फ बच्चे की मदद कर रही हो? अभी तुम उसे मम्मी बोलना सिखा रही थी। उसने कहा, बच्चे की माँ नहीं है, ये बहुत दुखी बात है। अब से मैं ही उसकी माँ हूँ और वह फादर का रोल निभाएगा। उसने मुझसे कहा, तुम घर जाओ, हम बाद में बात करेंगे।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान कभी मुझसे इतना प्यार करता था वो इतना बदल कैसे गया। मैंने उससे आखिरी बार पूछा, अगर तुम्हें अपने बच्चे और इसके बच्चे में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगी? उसने गहरी सांस ली और कहा, ड्रामा बंद करो, घर जाओ, मैं शाम को तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगी। आज बहुत लोग आए हैं, तमाशा मत बनाओ। उसके दोस्त भी बाहर आ गए और मुझे ही गलत ठहराने लगे। उन्हें सच नहीं पता था और न ही मैं कोई सफाई देना चाहता था। मैंने बस इतना कहा, याद रखना मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुमने उसकी कद्र नहीं की। ये कहकर मैं वहां से बिना पीछे मुड़े निकल गया। पीछे से उसके दोस्त बातें कर रहे थे कि क्या ये सच में डिवोर्स दे देगा या सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। मेरी पत्नी ने कहा, छोड़ो उसे, मैं रात को घर जाकर उसे मना लूंगी। घर पहुंचकर मैंने उसकी सारी चीजें डस्टबिन में फेंकना शुरू कर दिया। जब मैं सामान फेंकने नीचे आया तो देखा कि उसकी गाड़ी आकर रुकी। उसने कार का गेट खोला और उस लड़की और बच्चे को बहुत संभाल कर बाहर निकाला। लड़की ने कहा, तुम थक गए होगे, बाकी सामान कल देख लेंगे। पड़ोसी ने उन्हें देखा और विश किया। मेरी पत्नी ने उस लड़की को अपने पास खींचा और प्राउडली पड़ोसी को बच्चा दिखाया। पड़ोसी ने कहा, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। मुझे यह देखकर झटका लगा कि पड़ोसी उन्हें हस्बैंड वाइफ समझ रहे थे। मेरी पत्नी ने मुझे देखा और पास आकर बोली, बाहर ठंड है, तुम अंदर क्यों नहीं गए? मैंने उससे पूछा, पड़ोसी, तुम्हें उस लड़की का हस्बैंड क्यों कह रहे थे? तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? वह इरिटेट होकर बोली, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, हमारे बीच सब क्लियर है ना। उस लड़की ने भी कहा, हम बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे इसलिए चुप रहे। मेरा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। मेरी पत्नी ने कहा, इसका घर खाली हो गया है, जब तक नया घर नहीं मिलता ये हमारे साथ ही रहेगी। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। तभी बच्चा रोने लगा। मेरी पत्नी मुझ पर चिल्लाई, तुम इतने सेल्फिश कब से हो गए? इसे शोर से प्रॉब्लम हो रही है, अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम कुछ दिन के लिए बाहर रह लो। उसने मेरे हाथ में डस्टबिन बैग देखा और पूछा, इसमें क्या है? मैंने कहा, सिर्फ कचरा है। उसने कहा, तुम प्रेग्नेंट हो फिर भी 2 लोगों का ध्यान रख सकती हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये कहकर वो उन दोनों को लेकर ऊपर चली गई। वह कभी कहती थी कि उसे बच्चे बहुत पसंद हैं और वह हमारे बच्चे के सपने देखती थी। उसने वादा किया था कि वह हमेशा मेरा ध्यान रखेगी, लेकिन कुछ ही महीनों में सब बदल गया। मैंने कचरा डस्टबिन में डाला और मन ही मन सोचा, उम्मीद है मेरे जाने के बाद तुम दोनों ऐसे ही खुश रहोगे। वह देर रात तक घर नहीं आई। सुबह तक मैं जागता रहा। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में मुझे काफी वोमिटिंग और बेचैनी हो रही थी। फिर भी उसे लगता था कि मैं बार बार टॉयलेट जाने का नाटक कर रहा हूँ। मैंने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। जब से मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला है तब से घर और बाहर का सारा काम मैं अकेले संभाल रहा था। लेकिन उस लड़की के लिए वो इतना परेशान होने के बावजूद उसका और उसके बच्चे का ध्यान रख रही थी। रहने दो, मैंने मन ही मन खुद को समझाया और शांत किया, थोड़ा सब्र रखो, हमारा बच्चा जल्द ही आने वाला है। अचानक उसके शरीर से उस बच्चे की स्मेल आने लगी जिससे मुझे अजीब सी घबराहट और उल्टी होने जैसी फीलिंग आई। मैं बेड पर लेटा हुआ था, मेरे गले में बहुत खराश थी और मुझे पानी पीना था। मैं उससे कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका फोन बज उठा। उस लड़की ने कहा, बच्चा बहुत रो रहा है, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? उसने कहा, हाँ मैं अभी आती हूँ। फोन रखने के बाद उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम सो जाओ, उसका बच्चा बहुत छोटा है और काफी परेशान कर रहा है, मुझे वहां जाना होगा, मैं आज रात वापस नहीं आ पाऊंगी। इतना कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने अपने सूखे होठों को जीभ से साफ किया और हिम्मत जुटाकर पानी पीने के लिए बेड से उठा। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं जल्द ही उससे डिवोर्स लेने वाला हूँ, अब मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जब मैं रूम का दरवाजा खोलकर उसके कमरे के पास से गुजरा तो दरवाजे की दरार से मुझे एक सीन दिखाई दिया। उस बड़े से बेड पर एक तरफ वो लड़की सोई हुई थी, बीच में बच्चा था और दूसरी तरफ मेरी पत्नी लेटी हुई थी। बच्चा सो चुका था और वे दोनों नीचे झुकर आपस में बातें कर रहे थे। हंसते हंसते बातें करते हुए वे एक रियल कपल की तरह लग रहे थे। उस लड़की ने पूछा, तुम इससे पूरी तरह छुटकारा कब पाने वाली हो? क्या वह आसानी से मानेगा? उसने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं अपने बच्चे को एक प्रॉपर नाम जरूर दूंगी। ये कहकर उसने उस लड़की को किस किया और बड़े प्यार से बात करने लगी। ये देखकर मेरे दिल में तीखा दर्द हुआ और मैं लगभग दीवार के सहारे खड़ा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे दोनों एक साथ कब से सो रहे हैं। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया क्योंकि मुझे इमिग्रेशन के काम से बाहर जाना था। जब मैं आधा नाश्ता कर चुका था तब वो ऊपर से नीचे आई। उसने मुझसे कहा, नाश्ता खत्म कर लो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैंने अपना मुंह पोंछा और पूछा, क्या बात है? उसने कहा, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। ये वही 5 शब्द थे जिनकी मुझे उम्मीद थी। मुझे यकीन नहीं था कि वह खुद इतनी जल्दी ये बात कह देगी। मैंने शांति से अपनी प्लेट टेबल पर रखी और कहा, ठीक है, पेपर्स तैयार कर लो, मैं साइन कर दूंगा। उसने मेरे पास आकर कहा, तुम चिंता मत करो, ये सिर्फ एक फेक डिवोर्स है ताकि उसके बच्चे को ऑफिशियल नाम मिल सके। इसके बाद मैं तुमसे दोबारा मैरिज कर लूंगी। उसने पीछे से मुझे गले लगाया और मेरे पेट पर हाथ रखकर बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये हमारा बच्चा है। उसने कहा कि वह अपनी लाइफ में कभी मुझे धोखा नहीं देगी, बस वह उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया, तुम उसे और उसके बच्चे को लेकर फिक्रमंद हो, मुझे सब समझ आता है। मैंने बिल्कुल शांत और नॉर्मल टोन में कहा,
कोई बात नहीं, तुम जितनी जल्दी हो सके पेपर्स बनवा लो। मेरी ऐसी टोन देकर उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने समझाने की कोशिश की, तुम्हें पता है कि बिना ऑफिशियल नाम के बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा जैसे ही काम हो जाएगा। मैं तुरंत तुमसे दोबारा मैरिज कर लूंगी, तुम गलत मत समझना। उसे नहीं पता था कि मैं उससे पूरी तरह से निराश हो चुका था। मैंने अपने लिए दूध का एक ग्लास लिया और एक घूंट पिया। मैंने कहा, हाँ मुझे सब पता है। उसने खुश होकर मेरे गाल पर किस किया और कहा, तुम बहुत अच्छे हो। फिर वह दौड़कर ऊपर उस लड़की के पास चली गई। वह ऊपर जाकर उस लड़की से बताने लगी, वह मान गया है, तुम बेफिक्र रहो, अब हम बहुत जल्द बच्चे को एक कंप्लीट फैमिली देंगे। वे दोनों खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं नीचे खड़ा इमिग्रेशन के पेपर्स हाथ में लिए ये सब देख रहा था। मैंने अपना रुख मोड़ा और घर से बाहर निकल गया। अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर देता हूँ। जब मैं इमिग्रेशन का काम खत्म करके वापस आया तो हॉल में वह लड़की बैठी हुई थी। वह हाथ में कॉफी कप लिए बच्चे को गोद में पकड़े हुए काफी एलिगेंट लग रही थी। मुझे देखकर वह ऐसे बिहेव करने लगी जैसे वही इस घर की मालकिन हो। उसने मेरी तरफ एक डिवोर्स एग्रीमेंट आगे बढ़ाया और कहा, मैं बात को घुमाऊंगी नहीं, जब तुम डिवोर्स के लिए मान ही चुके हो तो जल्दी से साइन कर दो। मैं उसके सामने बैठ गया और पूछा, तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? उसने एटीट्यूड में कहा, मुझे पता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे, बताओ तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। वह बहुत घमंडी लग रही थी, लेकिन उसे शायद याद नहीं था कि मेरी वाइफ के पास आज जो कुछ भी है वह सब मेरी बदौलत है। जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था तब मैंने ही पैसा लगाया था और मेहनत करके उसे एक बड़ी कंपनी का बॉस बनाया था। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और एक बात याद रखना, वह मुझसे डिवोर्स नहीं ले रही है बल्कि मैं उसे छोड़ रहा हूँ। वह लड़की कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने पेपर्स पर साइन करके उसकी तरफ फेंक दिए। मैंने कहा, जो चीज मुझे नहीं चाहिए वह तुम रख सकती हो। तभी उस लड़की ने अचानक उठकर मुझे एक थप्पड़ मार दिया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम इतने एटीट्यूड में क्यों हो? अब तुम एक ऐसे आदमी हो जिसे कोई पसंद नहीं करता, उसे भी तुम नहीं चाहिए, और तुम्हारे पेट का बच्चा भी कल को मेरा ही कहलाएगा। असली विनर तो मैं हूँ। उस थप्पड़ से मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मेरे पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द हुआ। मुझे लगने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। इससे पहले कि मैं संभल पाता, उस लड़की ने बच्चे को जमीन पर गिरा दिया। बच्चा जमीन पर गिरते ही तेज तेज रोने लगा। वह लड़की भी जमीन पर बैठ गई और रोने का नाटक करने लगी। उसने कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर था? तभी मेरी पत्नी अंदर आई और यह सीन देखकर दौड़कर उस लड़की के पास पहुंची। उसने घबराकर पूछा, बच्चे को क्या हुआ? उस लड़की ने रोते हुए कहा, मुझे पता है कि वह मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैं तुम दोनों का डिवोर्स करवा रही हूँ, लेकिन उसे इस मासूम बच्चे पर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहिए था। उसने बच्चे को सीधे जमीन पर फेंक दिया। पता नहीं बच्चे को कहीं चोट तो नहीं लगी। वह लगातार रो रही थी और कहने लगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो बहुत गलत कर रहा है। मेरी पत्नी बिना कुछ सोचे समझे मुझे घूरने लगी और बच्चे को गोद में लेकर बाहर की तरफ भागी। उसने यह ध्यान भी नहीं दिया कि मेरे पेट से खून की एक धार धीरे धीरे नीचे बह रही थी। उसे लगा कि मेरे शरीर पर लगा खून उसका है, लेकिन वह घबराए बिना गाड़ी चलाकर चली गई। उस खाली कमरे में सन्नाटा था और सिर्फ मेरे रोने की आवाज आ रही थी। उस वक्त की लाचारी ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया था। मैंने इमरजेंसी नंबर 102 पर कॉल किया और जब तक वे आते मैं बेहोश होकर गिर चुका था। जब मेरी आंख खुली तो मेरी पहली नजर अपने पेट पर गई। वहां पट्टियों की एक लंबी और चौड़ी पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर ने मुझे संभालते हुए कहा, मिस्टर आप बेफिक्र रहिए, हमने घाव की ड्रेसिंग कर दी है। डॉक्टर ने पूछा, मैडम कहाँ हैं? वे क्यों नहीं आई? क्या मैं उनके पास फोन कर दूं? मैंने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, हमारा डिवोर्स हो चुका है। डॉक्टर ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, फिर शांत होकर बोला, ठीक है, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। वार्ड से थोड़ा आगे निकलने पर मैंने अपनी पत्नी और उस लड़की को एक साथ अपनी तरफ आते देखा। मुझे वहां देखकर मेरी पत्नी का चेहरा उतर गया। वह लड़की डरने का नाटक करते हुए बच्चे को अपने पीछे छिपाने लगी। उसने कहा, मिस्टर प्लीज आप हमारी लाइफ से दूर चले जाइए। अगर आप खुश नहीं हैं तो मैं बच्चे को लेकर अभी चली जाती हूँ। उसके फादर को पता होना चाहिए कि एक पेरेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कोई नुकसान पहुंचे। मेरी बेटी के लिए मैं कुछ भी सह सकती हूँ। उसकी इस घटिया एक्टिंग को देखकर मुझे सच में हंसी आ रही थी। वो कैसा फादर है जो झूठे ब्लेम लगाने के लिए अपने ही बच्चे को जमीन पर फेंक दे। मेरी पत्नी को ऐसे ही आदमी से प्यार हो गया था। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या तुम सच में इसकी बातों पर बिलीव कर रही हो? मेरी पत्नी ने गुस्से में आकर मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। उसने कहा, बहुत हो गया, तुम आखिर कब तक ये सब ड्रामा करते रहोगे? तुम इतने मतलबी कब से हो गए कि एक छोटे से बच्चे को जमीन पर पटक कर मारना चाहते थे? मैंने शांति से उस औरत की तरफ देखा। पता नहीं कब उसकी नजरों में मैं इतना क्रूर और दिलहीन बन गया था। मैं तो वही इंसान था जो एक मछली तक को नहीं मार सकता था। उसने चिल्लाकर कहा, तुम हॉस्पिटल तक हमारा पीछा करते हुए आ गए, अब क्या चाहते हो? क्या बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? अगर किसी और के लिए नहीं तो कम से कम अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में तो सोचो। ऐसी हरकतें करते हुए तुम्हें ऊपर वाले का डर नहीं लगता?
मुझे पता है तुम डिवोर्स नहीं चाहते, लेकिन तुमने खुद इसके लिए हाँ कहा था, अब पीछे मत हटो। मैंने थकर आखिरी बार एक्सप्लेनेशन दी। मैं तुम लोगों का पीछा नहीं कर रहा था, मैं खुद घायल था इसलिए यहाँ आया था। मेरी पत्नी को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसने उस लड़की के कंधे को संभाला। उसने मुझे निराशा से देखते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम अपनी हरकतों पर सोच विचार करो। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो हम दोबारा मैरिज नहीं करेंगे। उसने आगे कहा, डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे की कंडीशन सीरियस है और उसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो वार्ड में आकर बच्चे की केयर करो और उससे माफी मांगो, वरना मैं तुमसे कभी मैरिज नहीं करूंगी। ये कहकर वह उस लड़की के साथ मेरे पास से गुजर गई। वे अभी कुछ ही कदम चले थे कि मेरा फोन बज उठा। फोन पर मेरी माँ ने कहा, बेटा इमिग्रेशन के पेपर्स तैयार हैं? मैंने हाँ में जवाब दिया। सब काम हो गया है, मैं बहुत जल्द आपके पास आ रहा हूँ। थोड़ी दूरी पर खड़ी मेरी पत्नी के कदम रुक गए। उसने मुड़कर पूछा, कौन से पेपर्स? तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो? उसने वार्निंग दी, अगर तुमने उससे माफी नहीं मांगी तो तुम कहीं नहीं जा सकते। अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो शौक से जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती? याद रखना, जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वह लड़की मुझे चिढ़ाते हुए मुस्कुराई और उसके साथ आगे बढ़ गई। उन दोनों को लगता था कि मैं अभी भी उनसे कंपटीशन कर रहा हूँ। उन्हें नहीं पता था कि मैं बहुत पहले ही इस सब से बाहर निकल चुका था। उसके लिए मेरा प्यार लगातार मिलती निराशाओं के साथ खत्म हो चुका था। हॉस्पिटल से निकलने से पहले डॉक्टर ने मुझे रोका। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर, मुझे अभी मैडम की रिपोर्ट मिली है, वे बहुत ज्यादा थकी हुई हैं। उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना चाहिए ताकि बच्चा सेफ रहे। वे हमारी बात नहीं मान रही हैं। डॉक्टर ने आगे कहा, हम जानते हैं कि आप लोग पुराने दोस्त हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें समझाएं। मैंने सिर हिलाया और कहा, हमारा डिवोर्स हो चुका है, अब ये बच्चा बचे या ना बचे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां से निकलकर मैं मैगजीन ऑफिस गया और अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। चीफ एडिटर को बुरा लगा, लेकिन उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, आपका बच्चा अभी सिर्फ 4 महीने का है, क्या आप घर पर रहकर फुल टाइम फादर बनना चाहते हैं? मैंने कहा, मेरा डिवोर्स हो चुका है और रिजाइन करने का रीजन ये है कि मैं अब्रॉड शिफ्ट हो रहा हूँ, शायद अब कभी वापस ना आऊं। एडिटर हैरान होकर बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी वाइफ तो आपसे बहुत प्यार करती थी, आप दोनों के बीच सब कितना अच्छा था। वे कहने लगे, मुझे याद है वह रोज आपको लेने आती थी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, ये कितने टाइम पहले की बात है? एडिटर ने सोचा और माना कि उन्होंने लंबे टाइम से उसे नहीं देखा था। प्रेगनेंसी से पहले वह रोज आती थी, लेकिन बाद में कभी नहीं आई। बेशक, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो उस लड़की पर था। मेरे लिए उसके पास टाइम कहाँ था? ऑफिस छोड़ने के बाद मैं उसकी कंपनी गया। ये वही कंपनी थी जिसे मैंने अपने पैसों और मेहनत से उसके साथ मिलकर खड़ा किया था। मेरी फैमिली अमीर थी, इसलिए मुझे पैसों की परवाह नहीं थी। उसकी हर कामयाबी के पीछे मेरी मेहनत थी। उस पर कोई प्रेशर ना आए, इसलिए मैंने मैगजीन में जॉब की और उसे प्रेसिडेंट की सीट दी। हालांकि मैं कंपनी के मैटर्स में ज्यादा दखल नहीं देता था, फिर भी जब भी पैसों या कॉन्टैक्ट्स की जरूरत होती मैं हमेशा आगे रहता था। लेकिन मेरी सालों की कुर्बानियों का यह सिला मिला। अब जब डिवोर्स तय हो गया था तो मैंने अपने शेयर्स वापस लेने की प्रोसेस शुरू कर दी। मैंने लॉयर से बात की। लॉयर ने पूछा, ये शेयर्स विड्रॉल लेटर मैडम को कब देना है? मैंने कहा, मेरे जाने के बाद। मैंने उन सभी एम्प्लॉयज के लिए गिफ्ट्स खरीदे जिन्होंने मेरे साथ काम किया था। जब उन्हें पता चला कि मैं जा रहा हूं तो वे उदास हो गए। उन्होंने पूछा, सर आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? मैडम आपके साथ क्यों नहीं आई? क्या उन्हें इस बारे में पता है? मुझे मेरी पत्नी के वे शब्द याद आए जब उसने कहा था कि उसके बिना मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं भी देखना चाहता था कि मेरे बिना उसकी कंपनी कैसे चलती है। सेक्रेटरी ने चुपके से मेरी पत्नी को फोन मिलाया। सेक्रेटरी ने कहा, मैडम सर कंपनी आए हैं और शेयर्स वापस ले रहे हैं। मेरी पत्नी ने फोन पर ही चिल्लाकर कहा, उसके पास कंपनी आने का टाइम है लेकिन हॉस्पिटल आकर माफी मांगने का टाइम नहीं है। मैंने उससे डिवोर्स ले लिया है, अब उसके मैटर्स में मुझे इन्वॉल्व मत करो। इसके बाद उसने फोन काट दिया। तभी मेरे फोन पर उस लड़की का मैसेज आया। उसने एक फोटो भेजी थी जिसमें मेरी पत्नी बच्चे को गोद में लिए उस लड़की को गले लगा रही थी। दोनों के चेहरे पर तीखी मुस्कान थी। मैसेज में लिखा था, देखा आपने, हम कितनी हैप्पी फैमिली हैं। वह कल ही मुझसे मैरिज करने वाली है। उसने आगे लिखा, 7 साल का रिलेशन भी काम नहीं आया। आपके पेट के बच्चे को मैं जैसे चाहूंगी वैसे ट्रीट करूंगी। अब मैं ही इस कंपनी की असली मालकिन बनूंगी। अगर आप में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो चुपचाप दूर चले जाइए। मैंने उस नंबर को तुरंत ब्लॉक कर दिया और अपने सहकर्मियों को आखिरी बार बाएं कहा। मेरी पत्नी ने हॉस्पिटल में 2 दिन तक मेरा वेट किया कि मैं आकर माफी मांगूंगा। पहले जब भी वो गुस्सा होती थी मैं तुरंत उसके पास पहुंच जाता था, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी मेरा कोई अता पता नहीं था। उसने अपना फोन देखा, मेरी तरफ से एक भी मैसेज या कॉल नहीं आया था। उसके दिल में थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया। वो विंडो के पास खड़ी थी, तभी उस लड़की ने पीछे से आकर उसे पकड़ा। उसने कहा, सॉरी, क्या मेरी वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हो रही हैं? आप तो जानते हैं मैं सिर्फ बच्चे को एक नाम देना चाहती थी। उसने आगे कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे मैरिज करते हैं या नहीं, बस आप मेरे बच्चे के फादर बने रहे, मेरे लिए इतना ही काफी है।
ये सुनकर मेरी पत्नी का दिल पिघल गया। उसने उसे गले लगाया और कहा, पागल मत बनो, मैंने कहा है ना कि मैं तुमसे मैरिज करूंगा। उस लड़की ने पूछा, तो फिर मिस्टर का क्या होगा? मेरी पत्नी को पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसने कहा, वह कहीं नहीं जाएगा, मुझे मनाने का तरीका आता है। दूसरी तरफ मैंने अपना सामान पैक कर लिया था और इमिग्रेशन ऑफिस से अपने डॉक्यूमेंट्स लेने निकल पड़ा था। मेरी माँ की कार बाहर आ चुकी थी। उन्होंने कहा, तुम डॉक्यूमेंट्स ले आओ, फिर मैं तुम्हें सीधे एयरपोर्ट छोड़ दूंगी। मैंने उस घर को आखिरी बार देखा जहां मैंने 3 साल बिताए थे और बिना किसी रिग्रेट के कार में बैठ गया। इमिग्रेशन ऑफिस जाते वक्त मेरे फोन पर मेरी पत्नी का मैसेज आया, तुमने उसे ब्लॉक क्यों किया? तुम इतने बचपन वाली हरकतें कब से करने लगे? 5 मिनट बाद उसका दूसरा मैसेज आया, आज दोपहर 12 बजे बच्चा डिस्चार्ज हो रहा है, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। अगर तुम रिलेशन बचाना चाहते हो तो अभी आकर माफी मांगो। मैसेज पढ़कर मुझे उसकी ओवर कॉन्फिडेंस पर हंसी आ गई। इतने सालों में मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था कि वो खुद को क्या समझती है। उसने फिर लिखा, तुमने हद पार कर दी है, तुमसे सिर्फ एक माफी मांगने को कहा है, 12 बजे में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं, जल्दी आओ। उसकी धमकियों से परेशान होकर मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। कुछ देर बाद उसका नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज आया, तुमने फिर ब्लॉक कर दिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे भागूंगी? ये लास्ट वार्निंग है, तुरंत अनब्लॉक करो वरना मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मुझे यह सब बहुत बकवास लगा। मैंने फोन से सिम कार्ड निकाला, उसे 2 टुकड़ों में तोड़ा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। कार इमिग्रेशन ऑफिस पहुंची, मैं अंदर गया और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर बाहर आया। अभी मैं कार में बैठने ही वाला था कि सामने से मेरी पत्नी, वो लड़की और उसके दोस्त आते हुए दिखाई दिए। उसके दोस्तों ने मुझे देखकर कहा, अरे ये तो वही है ना मैडम, आप तो कह रही थी कि ये हॉस्पिटल नहीं आ रहा, ये तो यहाँ आपका वेट कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, आपने तो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए हैं, अब मैडम किससे मैरिज करती हैं? इससे आपको क्या मतलब? मेरी पत्नी ने गुस्से में आकर मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में हमारी मैरिज रोकने आए हो? उसने थके हुए टोन में कहा, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि ये सिर्फ एक फेक मैरिज है ताकि बच्चे को नाम मिल सके। मुझे लगा तुम समझदार हो, इसलिए तुमने पेपर्स पे साइन किए थे। उसने आगे कहा, तुम हॉस्पिटल माफी मांगने नहीं आए और अब यहाँ आकर तमाशा कर रहे हो। क्या तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो? तब मुझे एहसास हुआ कि इमिग्रेशन ऑफिस के पास ही मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी था, इसलिए उसे लगा कि मैं उसकी मैरिज रोकने आया हूं। मेरी पत्नी ने कहा, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, बस एक फादर की फीलिंग्स को समझो, बच्चे को नाम चाहिए, काम होते ही मैं डिवोर्स ले लूंगा, प्लीज इसे इश्यू मत बनाओ। तभी वह लड़की अचानक घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। उसने कहा, प्लीज इनसे कुछ मत कहिए, आज मुझे कोई नहीं रोक सका, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमें छोड़ दीजिए। मेरी पत्नी ने उसे उठाया और कहा, तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, आज कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। उसके दोस्तों ने भी तंज कसा, हमें तो पहले पता ही नहीं था कि ये इतना जिद्दी है, आप दोनों की जोड़ी ही बेस्ट है। उन्होंने कहा, जब साफ कहा गया है कि ये सिर्फ पेपर्स के लिए है तो तुम इतना बड़ा ड्रामा क्यों बना रहे हो? उनकी बातें सुनकर मेरा सिर दर्द करने लगा और मेरे पेट के घाव में फिर से तेज दर्द उठने लगा। मुझे जल्द ही फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए मैं इन सब फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। कड़कती धूप में मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। मैंने अपने कपड़े ठीक किए और पूछा, क्या तुम लोगों का बोलकर हो गया? अगर कोई बात नहीं बची है तो मैं पहले निकलता हूँ। ये कहकर मैं कार में बैठने के लिए मुड़ा। मेरी पत्नी और उसके दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। उसने मुझे रोका और चिल्लाकर कहा, रुको, तुम आज यहाँ किस इरादे से आए थे? मैंने उसका हाथ झटका और चिढ़कर कहा, चाहे जो भी रीजन हो, लेकिन कम से कम तुम्हारी मैरिज रोकने तो नहीं आया था। उसने कहा, तुम अभी भी मन ही मन कुछ और ही सोच रहे हो। तभी उसकी नजर मेरे हाथ में मौजूद मोटे पेपर्स की फाइल पर पड़ी। उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम्हारे हाथ में ये सब क्या है? मैंने कहा, हमारा डिवोर्स हो चुका है, अब मेरी लाइफ से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने कार का दरवाजा बंद किया और ड्राइवर से चलने को कहा। वह कार के पास खड़ी होकर मुझे देखती रही। फिर उसने कार की विंडो पर नॉक किया। मैंने खिड़की नीचे की और पूछा, कोई और बात बची है क्या? उसने कहा, मुझे पता है तुम अंदर से खुश नहीं हो, लेकिन मेरा उससे मैरिज करना सिर्फ एक दिखावा है। उसने आगे कहा, जैसे ही बच्चे को नाम मिल जाएगा मैं घर वापस आकर तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर उसने कहा, कल मेरा रूटीन चेकअप है, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलना। उस औरत का चेहरा देखकर मेरे चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। प्रेगनेंसी के इन 4 महीनों में यह पहली बार था जब उसने मुझे अपने साथ हॉस्पिटल चलने को कहा था। अब जब मैं जा रहा था और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि उसकी लापरवाही की वजह से मिसकैरेज का खतरा है, तब जाकर उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आ रही थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने कहा, कल की बात कल देखेंगे, बाय। कार की खिड़की धीरे धीरे बंद हो गई और गाड़ी दूर निकल गई। उसे देखते हुए मेरी पत्नी को अंदर से अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा, जैसे कुछ खो गया हो। मेरी कार सीधे एयरपोर्ट पहुंची। मैं सिक्योरिटी चेक इन पॉइंट पर खड़ा था। 7 साल का यह रिलेशन आखिरकार आज खत्म हो रहा था। हाथ में फ्लाइट की टिकट दबाकर मैं बिना पीछे मुड़े प्लेन की तरफ बढ़ गया। सब कुछ फाइनली खत्म हो चुका था। अब मुझे अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी थी। मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी वहीं खड़ी रही। उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो ना, अंदर चलकर मैरिज रजिस्टर करवाते हैं, वरना टाइम निकल जाएगा। उसके दोस्तों ने भी कहा, अरे छोड़ो उसे, वो खुद ही मान जाएगा, तुम लोग अंदर जाओ और मैरिज पूरी करो, आज पार्टी हमारी तरफ से होगी।
सबके जोर देने पर वे दोनों ऑफिस के अंदर चले गए। उनकी मैरिज की प्रोसेस बहुत आसानी से पूरी हो गई, लेकिन न जाने क्यों मैरिज सर्टिफिकेट हाथ में लेते ही मेरी पत्नी को 3 साल पुरानी बात याद आने लगी। 3 साल पहले वह इसी तरह खुशी खुशी मेरे साथ मैरिज करने आई थी। उसने मुझसे वादा किया था कि वह लाइफ टाइम मेरा साथ निभाएगी, लेकिन आज उस रेड सर्टिफिकेट को देखते हुए उसके मन में अजीब सी उलझन हो रही थी। उस लड़की ने उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखा और पूछा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या, तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो? उसने आगे कहा, अगर तुम परेशान हो तो पहले जाकर उसे मना लो, मैं ठीक हूँ। लेकिन मेरी पत्नी का मूड अब बात करने का नहीं था। उसने कहा, जब काम हो ही गया है तो जल्दी से बच्चे का नाम रजिस्टर करवाओ। उस पल उस लड़की को समझ आया कि मेरी पत्नी ने उससे मैरिज सिर्फ बच्चे को नाम देने के लिए की थी। उसके दिल में अभी भी मेरे लिए जगह थी और वह सब ठीक करना चाहती थी, लेकिन उस लड़की ने भी सोच लिया था कि वह इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगी। उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। वे दोनों घर वापस पहुंचे, लेकिन घर का नजारा देखकर मेरी पत्नी के होश उड़ गए। शोकेस में रखे हुए सारे मिट्टी के शोपीस गायब थे और पूरा घर खाली खाली लग रहा था। वे शोपीस मुझे बहुत पसंद थे। हम दोनों की पहली मुलाकात एक ले आर्ट क्लास में हुई थी, जहां हमें पहली नजर में प्यार हो गया था। उसके बाद हम जहां भी घूमने जाते याद के तौर पर एक ले शोपीस जरूर खरीदते थे, लेकिन आज वे सारे शोपीस गायब थे। वह घबरा कर ऊपर बेडरूम की तरफ भागी। कमरा पूरी तरह खाली था, न मैं वहां था और न ही मेरा कोई सामान बचा था। वह कांपते पैरों से खड़ी रही और चिल्लाई, वह कहाँ गया? उस लड़की ने पीछे से आकर उसे संभाला और कहा, तुम परेशान मत हो, वो बस गुस्सा होकर कहीं चला गया होगा। उसने कहा, कल तक वह वापस आ जाएगा, बेफिक्र रहो। मेरी पत्नी ने बेड पर बैठकर खुद को तसल्ली दी। हाँ, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, वो बस थोड़ा अपसेट है और जल्दी लौट आएगा। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, उसका फोन बज उठा। उसने जल्दी से फोन उठाया। फोन पर उसकी सेक्रेटरी थी। सेक्रेटरी ने कहा, मैडम जल्दी कंपनी आइए, कई बड़े क्लाइंट्स ने अचानक कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स वापस मांग रहे हैं। मेरी पत्नी ने कहा, क्या? मैं अभी आती हूँ। वह बिना टाइम वेस्ट किए सीधे कंपनी के मीटिंग रूम में पहुंची। वहां शहर के बड़े इन्वेस्टर्स पहले से बैठे हुए थे। मेरी पत्नी ने कहा, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर शर्मा, हमारा काम तो बहुत अच्छा चल रहा था, फिर आप लोग अचानक इन्वेस्टमेंट्स क्यों वापस ले रहे हैं? इन्वेस्टर्स ने कहा, काम अच्छा चल रहा था, आपकी जैसी छोटी कंपनी में हम इन्वेस्ट ही क्यों करते? उन्होंने आगे कहा, सच तो ये है कि हमने आपके हस्बैंड की फेस वैल्यू और उनके कॉन्टैक्ट्स की वजह से पैसा लगाया था। उन्होंने कहा, अब जब आपका उनसे डिवोर्स हो चुका है तो हमारे लिए आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई रीजन नहीं बचता। उनकी बातें सुनकर मेरी पत्नी ने आखिरी कोशिश की। उसने कहा, आप लोग गलत समझ रहे हैं, हमारा डिवोर्स सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, हम बहुत जल्द दोबारा मैरिज करने वाले हैं। इन्वेस्टर्स हंसने लगे और बोले, दोबारा मैरिज? हमने तो सुना है कि उन्होंने कंपनी से अपने सारे शेयर्स वापस ले लिए हैं, वे आपसे दोबारा मैरिज क्यों करेंगे? मेरी पत्नी के चेहरे का रंग उड़ गया। शेयर्स विड्रॉल, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता। तभी मीटिंग रूम में लॉयर ने एंट्री ली। लॉयर ने कहा, मैडम मैं मिस्टर गुप्ता का लॉयर हूँ, ये शेयर्स विड्रॉल के पेपर्स हैं, प्लीज इन्हें चेक करके साइन कर दीजिए। मेरी पत्नी लॉयर को देखती रह गई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अब जाकर उसे एहसास हो रहा था कि मैं कोई नाटक नहीं कर रहा था और न ही सिर्फ गुस्सा दिखा रहा था। पहले जब भी लड़ाई होती थी मैं कभी इस हद तक नहीं जाता था। वो जानती थी कि ये कंपनी उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। उसने सालों तक इसमें दिन रात मेहनत की थी। भले ही प्रॉफिट बहुत बड़ा ना हो, लेकिन कंपनी काफी अच्छे से चल रही थी। ऐसे क्रिटिकल टाइम पर मैं अपने शेयर्स वापस कैसे ले सकता था? उसने सेक्रेटरी पर चिल्लाकर पूछा, ये सब क्या चल रहा है? उसने शेयर्स वापस कब मांगे और मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया गया? सेक्रेटरी ने डरते हुए कहा, मैडम उस दिन जब सर आए थे मैंने आपको कॉल किया था, लेकिन आपने कहा था कि आपका डिवोर्स हो गया है और सर के बारे में आपसे कोई बात ना की जाए। मेरी पत्नी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह ऐसा कठोर फैसला नहीं ले सकता। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और मेरा नंबर डायल करने लगी, लेकिन फोन पर लगातार नॉट रीचेबल ही आ रहा था। वह घबरा गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पहले जब भी हमारे बीच प्रॉब्लम होती थी मैं उसकी एक कॉल पर मान जाता था या उसकी पसंद का केक लेकर आ जाता था। ये पहली बार था जब मैं उसका फोन नहीं उठा रहा था। उसने हार नहीं मानी और सेक्रेटरी का फोन लेकर फिर से डायल किया, लेकिन इस बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लॉयर ने कहा, मैडम प्लीज जल्दी साइन कर दीजिए, मुझे और भी काम है। मेरी पत्नी पागलों की तरह लॉयर का कॉलर पकड़ने लगी और बोली, अपना फोन दो, तुम्हारे फोन से तो वो जरूर कॉल पिक करेगा। लॉयर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैडम प्लीज शांत हो जाइए। उसने लॉयर का फोन झपट लिया और नंबर डायल किया, लेकिन रिस्पॉन्स फिर भी वही था। उसने कहा, मुझे उससे कांटेक्ट करने का कोई तरीका बताओ, मैं तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे दूंगी, 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़, बस एक बार उससे बात करवा दो। वो इस वक्त पूरी तरह बदहवास हो चुकी थी। सेक्रेटरी ने उसे संभालते हुए कहा, मैडम जब सर ने डिवोर्स दे ही दिया है तो आपको समझ जाना चाहिए था कि वे शेयर्स भी वापस लेंगे। मेरी पत्नी ने चिल्लाकर कहा, मुझे कैसे पता होता? मैंने तो उससे कहा था कि ये सिर्फ एक फेक डिवोर्स है, बच्चे का काम होते ही मैं उससे मैरिज कर लूंगी। उसने आगे कहा, उसने मुझसे हाँ कहा था, हमारे बीच 7 साल का रिलेशन है, मेरे पेट में उसका बच्चा है, वह मुझसे सच में डिवोर्स कैसे ले सकता है? मैं इस बात पर बिलीव नहीं करती, सेक्रेटरी ने धीरे से कहा। लेकिन मैडम सर का बिहेवियर देखकर तो नहीं लगता कि वे मजाक कर रहे थे, ऐसा लगता है वे सच में आपको छोड़कर चले गए हैं। सेक्रेटरी ने सलाह दी।
आपको उनसे शांति से बात करनी चाहिए, वरना उनके बिना हमारी कंपनी ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। सेक्रेटरी की बात सुनकर मेरी पत्नी बेबस होकर चेयर पर गिर पड़ी। वह जानती थी कि मुझे ढूंढना कितना जरूरी था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उसे अंदाजा ही नहीं था कि मुझे कहाँ ढूंढा जाए। तभी बाहर ऑफिस में अचानक शोर शराबा शुरू हो गया। किसी ने चिल्लाकर कहा, सर आए हैं और सबके लिए मिठाइयां लाए हैं, सब बाहर आइए। मेरी पत्नी को लगा कि मैं वापस आ गया हूँ। वह झटके से अपनी चेयर से उठी और बाहर की तरफ भागी, लेकिन जब वह बाहर पहुंची तो सामने मैं नहीं, बल्कि वह लड़का खड़ा था। वह ऑफिस के एम्प्लॉयज को मैरिज की मिठाइयां बांट रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो एवरीवन, मैं मैडम का हस्बैंड हूँ। मेरा नाम मिस्टर रोहन है, आप मुझे सर बुला सकते हैं। उसने आगे कहा, हमारी मैरिज आज ही रजिस्टर हुई है, इसलिए हम आप सबके लिए स्वीट्स लाए हैं ताकि आप लोग भी हमारी खुशी में शामिल हो सकें। कर्मचारी उसकी बातें सुनकर तारीफ करने लगे कि वह कितना अच्छा इंसान है। खुद आकर हम कर्मचारियों को मिठाई बांटना कौन सी अच्छी बात है। पहले मिस्टर लू भी तो हमारे साथ ऐसे ही पेश आते थे, क्या तुम सब भूल गए? एक एम्प्लॉय ने मेरे लिए आवाज उठाई। लिंजियो ने उसे घूर कर देखा। उसका चेहरा उतर गया था, फिर भी मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता है कि पहले मिस्टर लू तुम्हारे साथ बहुत अच्छे थे, फिक्र मत करो, मैं उनसे भी बेहतर करके दिखाऊंगा। सुवान उदास होकर सिर झुकाए बारिश में खड़ा था। उसने देखा कि लिंजियो खुशी खुशी भागते हुए आया और उसे गले लगा लिया। वान, तुम बहुत मेहनत करते हो, मैं तुम्हारे सेट पर सरप्राइज विजिट करने आया हूँ और तुम्हारे लिए खाना भी लाया हूँ। वो सुवान को लेकर ऑफिस में चला गया। सामने रखा खाना देकर सुवान का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। जिस लड़की ने अभी मुझसे बहस की, उसे नौकरी से निकाल दो। सुवान ने अचानक कहा। लिंजियो ने बिना समझे पूछा कि आखिर क्यों, उसका काम बहुत अच्छा है और वो कंपनी की पुरानी एम्प्लॉई है। मुझे वो पसंद नहीं है, मैं चाहता हूं कि तुम उसे तुरंत फायर कर दो। लिंजियो ने उदास होकर कहा, मैं अब तुम्हारा हस्बैंड हूं। लेकिन उसने मुझे जरा भी रिस्पेक्ट नहीं दी। वह मेरे सामने बार बार मिस्टर लू का नाम ले रही थी। वान, तुम्हें पता है ना कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरी इंसल्ट करें। अगर तुमने उसे नहीं निकाला तो मेरी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। उसने सुवान का हाथ पकड़कर जिद की और रोना धोना शुरू कर दिया। सुवान ने सामने खड़े आदमी को देखा और उसके मन में अजीब सी घिन भर गई। बस सोच में पड़ गया कि मैंने ऐसे इंसान के लिए अपने पार्टनर से डिवोर्स क्यों मांगा। उसे बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, सुवान के। इतना कहते ही लिंजियो ने उसके गाल पर एक किस कर दिया। पहले जब वह उसे किस करता था तो उसे बहुत एक्साइटमेंट महसूस होती थी, पर अब उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बस मेरा ही चेहरा घूम रहा था। वह सच में बहुत डर गया था कि कहीं मैं उसे छोड़ ना दूं। उसे डर था कि मैं उससे दोबारा शादी नहीं करूंगा। ये सोचते ही अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ और एक गर्म एहसास उसकी जांघों से नीचे बहने लगा। फ्लाइट लैंड हुई और मैं एग्जिट गेट से बाहर आया। सामने ही मुझे मेरी माँ दिखाई दी जो मुझे लेने आई थी। मैंने अपने कदम बढ़ाए और दौड़कर माँ के गले लग गया। माँ ने मुझे कसकर पकड़ लिया और ऊपर से नीचे तक देखा। कुछ महीनों बाद देखा तो मैं बहुत कमजोर और दुबला हो गया था। मैंने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत थका हुआ लग रहा था। इतने दुखों के बाद आखिरकार तुम अपने घर वापस आ गए। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख सहे हैं। माँ की आंखें नम हो गईं और वे मुझे एक लंबी लिंकन कार में ले गईं। अब हम घर जा रहे हैं। मैं तुम्हें अब कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। तुम लोग फैमिली के इकलौते वारिस हो। आगे चलकर जब तुम्हारी शादी होगी और बच्चे होंगे तो हम पूरी कंपनी तुम्हारे हवाले कर देंगे। तुम्हें हमेशा याद रखना है कि तुम्हारा जन्म खुश रहने के लिए हुआ है, तकलीफें सहने के लिए नहीं बीता हुआ। कल अब खत्म हो चुका है, अब से सिर्फ अच्छे दिन आएंगे। मुझे सब समझ आ गया है। थैंक यू सो मच मॉम। कार में बैठकर मैंने खिड़की से बाहर का नजारा देखा। अजनबी शहर में सिर्फ मेरी माँ ही जानी पहचानी थी। मन थोड़ा भारी था, लेकिन राहत की भावना ज्यादा थी। सुवान के साथ बिताए इन सालों में मैं लगभग भूल ही गया था कि मैं एक बड़े घर का बेटा हूँ। माँ ने बिल्कुल सही कहा था। सुवान के सामने कोई इन्फीरियस फीलिंग ना आए, इसलिए मैं इतने सालों से चुपचाप तकलीफें सह रहा था। फिर भी उसने मेरी कद्र नहीं की। अब मैं वापस अपने अमीर और ऐश आराम वाले लाइफस्टाइल में लौट आऊंगा और एक बेटे के सारे फर्ज निभाऊंगा। सुवान का मिसकैरेज हो गया था, लेकिन उसके पास दुखी होने का भी टाइम नहीं था। कंपनी में ढेरों पेंडिंग काम पड़े थे। उसे अपने थके हुए शरीर के साथ ऑफिस जाना पड़ा। दिन भर भाग दौड़ करने के बाद भी वह अपने पुराने बड़े क्लाइंट्स को रोक नहीं पाया। वे दोनों थके हारे घर लौटे। उन्हें लगा था कि मैं वापस आ गया हूंगा, लेकिन घर खाली था, सिर्फ लिंजियो वहां मौजूद था। सुवान को देखते ही वह तुरंत उसी तरफ भागा। वान, तुम आखिरकार वापस आ गए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मेरे लिए खाना बना दो। सामने खड़े आदमी को देखकर सुवान एक पल के लिए खोसा गया। पहले हमेशा मैं ही उसके घर आने से पहले खाना बनाकर रखता था। काम चाहे कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, मैं हमेशा उसके लिए खाना तैयार रखता था। मैं भी कभी रसोई के काम न करने वाला अमीर बाप का बेटा था, लेकिन सुवान का पेट अक्सर खराब रहता था, इसलिए मैंने स्पेशली कुकिंग सीखी ताकि उसे रोज फ्रेश खाना खिला सकूं। लिंजियो को भी खाना बनाना नहीं आता था। उसने और उसके बच्चे ने सुवान का ख्याल रखने के लिए कुकिंग सीखी थी। मजा की बात तो ये थी कि उसकी बनाई एक मील भी कभी सुवान के काम नहीं आई, जबकि मैं ही वह इंसान था जो सच में उसकी केयर करता था। सुवान का दिल चुभने लगा, जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। ठंडी पड़ी रसोई को देखकर उसने लिंजियो को खुद से दूर धकेला। कल हम चलकर बच्चे का नाम रजिस्टर करवा लेंगे। कैसा नाम? पहले हम चलकर अपनी मैरिज रजिस्टर करवाएंगे। लिंजियो वहीं रुक गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
वान, क्या तुम हम दोनों को छोड़ना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं? ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि हम यहाँ बोझ हैं तो हम अभी चले जाते हैं। ये कहकर लिन जियो ने बेबी प्रैम से बच्चे को उठाया और जाने लगा। सु वान ने मजबूरी में उसे रोका। मेरा वो मतलब नहीं था, बस बच्चे का रजिस्ट्रेशन जल्दी होना चाहिए। रही बात शादी की, तो जब टाइम मिलेगा तब देख लेंगे, उसने थके हुए मन से कहा। वो अब और ड्रामा नहीं चाहता था। लिंजू ने अपने आंसू पोंछे और ड्रामा जारी रखा। अब मैं क्या करूं? ठीक है, मैं खाना बनाने जाता हूं। ये कहकर वह किचन की तरफ चला गया। उसे किचन में जाता देखकर सुवान को फिर से मेरी याद आ गई कि कैसे मैं वहां काम किया करता था। खाना खाने के बाद लिंजू ने बर्तन वहीं छोड़ दिए। मैं ऊपर चेंज करने और शॉवर लेने जा रहा हूँ। वाइफ, मैं तुम्हारे लिए बहुत वफादार हूँ। इस शब्द को सुनकर सुवान एक पल के लिए सन्न रह गया। पहले मैं भी उसे इसी तरह प्यार से बुलाता था। मेरी यादें उसके सामने घूमने लगीं। वह उस हवा को छूने की कोशिश करता रहा, लेकिन वहां कोई नहीं था। टेबल पर पड़े झूठे बर्तनों को देखकर वह वापस रियलिटी में आ गया। उसने लिन जियो पर ध्यान नहीं दिया। सच तो ये था कि उसे लिन जियो में कोई बुराई नहीं दिखती थी। वह नखरे करना जानता था, मनाना जानता था, और बेड पर वह सब देता था जो सुवान चाहता था। सुवान को लगता था कि घर के कामों के अलावा वो कोई मदद नहीं कर पाता, जबकि मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं उसकी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखता था, यहाँ तक कि उसके रोज के कपड़े और मैचिंग नेकलेस भी एक रात पहले ही सेट कर देता था। उसकी डाइट के हिसाब से खाना प्लान करता था। लेकिन सुवान को यह सब पाबंदी लगता था। उसे लगता था कि लिन जियो के साथ छुप छुप कर मिलना ही असली लाइफ है। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ था। उसकी आंखें भर आईं। वह सच में मुझे बहुत मिस कर रहा था। घर की सफाई करते करते रात के 12 बज चुके थे। जब उसने बेडरूम का दरवाजा खोला तो उसे मेरी याद आई। पहले चाहे जितनी भी देर हो जाए, मैं हमेशा उसका वेट करता था और उसके साथ टाइम स्पेंड करता था। लेकिन सामने से लिन जियो नाइट सूट पहने चला आ रहा था। उसे देखकर सुवान की बची कुची उम्मीद भी टूट गई। थोड़ा धीरे बोलो, बेबी अभी सोया है। सामने खड़ा आदमी अपनी बॉडी फ्लॉन्ट कर रहा था। वह सुवान से लिपट गया और अपने होंठ उसके पास ले आया। वाइफ, क्या अब हम पूरी तरह से एक हो सके? सुवान को याद आया कि लिंजियो के साथ उसका फिजिकल रिलेशन एक बारिश वाली रात में हुआ था। वे दोनों पूरी तरह भीग चुके थे और सुवान उसे अपने घर ले आया था। हालांकि उस टाइम उसकी गर्लफ्रेंड 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, फिर भी लिंजियो उसका ध्यान रख रहा था। उसने जानबूझकर ऐसे कपड़े पहने थे जिनसे हल्की खुशबू आ रही थी। गीले कपड़ों में उसकी बॉडी साफ दिख रही थी और आखिरकार लिंजियो के उकसाने पर सुवान खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। उसे नहीं पता था कि वह इस दलदल में इतना गहरा गिर जाएगा। बाद में उसे पता चला कि उस वक्त उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी। लिंजियो ने सुवान की ड्रेस को टच करने की कोशिश की, लेकिन सुवान के दिमाग में सिर्फ मेरी बातें चल रही थी। मेरा आज बिल्कुल मूड नहीं है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। उसने लिंजियो का हाथ रोक दिया। लिंजियो का चेहरा तुरंत उतर गया। वान, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हम शादी कर चुके हैं, लेकिन तुम मुझे टच भी नहीं करने दे रहे। सुवान ने उसे याद दिलाया कि हमारी सिर्फ नाम की शादी हुई है। भले ही ये फेक मैरिज हो, लेकिन एक हस्बैंड वाइफ जो करते हैं, हमने वह सब किया है। बच्चे की असली माँ के अलावा मैं ही तुम्हारा अकेला पार्टनर हूँ। अगर तुम्हारी फ्रेंड्स को पता चला कि तुम बेड पर ऐसे हो तो वे क्या सोचेंगी? सुवान को यकीन नहीं हुआ कि लिंजियो ऐसी बातें भी बोल सकता है। वह हैरान होकर उसे देखने लगा। लिंजियो को लगा कि उसने सुवान को नाराज कर दिया है, इसलिए वह तुरंत बात संभालने लगा। वान, क्या तुम अभी तक मुझे समझ नहीं पाए? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। भले ही तुम मुझसे प्यार ना करो, भले ही तुमने मुझसे शादी सिर्फ बच्चे के नाम के लिए की हो, मैं बस तुम्हारा मैन बनकर रहना चाहता हूँ, चाहे मुझे पर्दे के पीछे ही क्यों ना रहना पड़े। मैं हर सिचुएशन का सामना करने को तैयार हूँ। लिंजियो रोते रोते अपनी बात कह रहा था। लाइट की डिम रोशनी में वह बहुत बेचारा लग रहा था। सुवान ने मजबूरी में उसे गले लगा लिया। मुझे पता है कि इन दिनों तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। लिंजियो ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। वान, तुम मुझ पर कोई प्रेशर मत महसूस करो। मैं एक सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ और बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने अपने होंठ आगे बढ़ाए और इस बार सुवान ने मना नहीं किया। कमरे के हर कोने में वे पूरी रात एक दूसरे में खोए रहे। सुबह के समय कंपनी के फोन की आवाज से सुवान की नींद खुली। कंपनी में ढेरों पेंडिंग इश्यूज थे और उसे तुरंत आने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन उसका शरीर जैसे टूटने लगा था। मिसकैरेज के बाद उसका शरीर बहुत कमजोर था। ऊपर से कल रात की थकावट ने उसकी हालत खराब कर दी थी। पहले जब वो प्रेग्नेंट थी तो लिंजियो थोड़ा कंट्रोल में रहता था, पर अब बच्चा न होने पर वह बहुत बेकाबू हो गया था। वह वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसा उसने कहा था कि उसके लिए सिर्फ वही एक औरत है। लेकिन सुवान के पास इन सब बातों को सोचने का टाइम नहीं था। कंपनी में बहुत सारा काम उसका वेट कर रहा था। खाली पेट ही वह भागकर कंपनी पहुंची। सेक्रेटरी ने जब कंपनी की सिचुएशन बताई तो सुवान को इतना गुस्सा आया कि उसने टेबल की सारी चीजें जमीन पर पटक दी। मिस्टर लू के बिना तुम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते क्या? सेक्रेटरी डर गई। उसने सुवान को कभी इतने गुस्से में और इतना थका हुआ नहीं देखा था। लेकिन मैम, पहले कंपनी के सारे काम मिस्टर लू अकेले ही संभालते थे। अब उनके अचानक चले जाने से हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। सच तो ये था कि सुवान को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
उसे लगा कि वो लाइफ में कुछ भी सही नहीं कर पा रही है। उसने धीरे से सिर उठाया और भारी आवाज में कहा कि कंपनी को बंद कर दो। सेक्रेटरी की हैरान निगाहों के बीच वह लिंजू को बाहर ले आई। बच्चे का नाम रजिस्टर करवाने के बाद वह उससे डिवोर्स लेना चाहती थी। लिंजू गोद में बच्चे को लिए बहुत मायूसी से सुवान को घूर रहा था। उसने सुवान के दिल में मिस्टर लू की जगह को बहुत हल्के में ले लिया था। उसे लगा था कि शादी के बाद वह आसानी से इस अमीर फैमिली का हिस्सा बन जाएगा, पर अब कंपनी बंद होने के बाद सुवान खुद ही किसी काम की नहीं रही थी। अगर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा तो लू फैमिली मुझे कभी माफ नहीं करेगी सुवान। अभी कुछ और कहती, इससे पहले ही लिंजू ने उसकी बात काट दी। मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज मेरे पास आईडी प्रूफ नहीं है। हम अगली बार आकर ये कर लेंगे। मुझे पता है तुम मिस्टर लू को ढूंढना चाहती हो, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उसकी मासूम शक्ल देखकर सुवान ने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, जब तक तुम मेरी अच्छाइयों को याद रखोगे मेरे लिए उतना ही काफी है। लिंजू उसके करीब आया, पर उसकी आंखों में अब कोई फीलिंग्स नहीं थी। जब ये औरत किसी काम की नहीं रही तो उसे अब नया रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। सुवान लिंजू को घर छोड़कर मुझे ढूंढने के लिए निकल पड़ी। उसे लगा कि मैं सिर्फ थोड़ा गुस्सा हूं और मान जाऊंगा, लेकिन जब वो मैगजीन ऑफिस पहुंची जहां मैं काम करता था तो वहां के चीफ एडिटर ने कुछ और ही बताया। उन्होंने रिजाइन कर दिया है। क्या तुम्हें नहीं पता, कुछ दिन पहले वे आए थे और बता रहे थे कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है और वे एब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं। सुवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? वे एब्रॉड कैसे जा सकते हैं? वे मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सके। चीफ एडिटर ने हैरान होकर पूछा कि क्या तुम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है? मैंने सुना था कि तुमने किसी और से शादी कर ली है, तो अब उन्हें डिस्टर्ब मत करो। सुवान को अचानक याद आया कि जिस दिन वह लिंजियो के साथ मैगजीन ऑफिस के पास थी उस दिन मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था और जिस जगह मैं था वही इमिग्रेशन ऑफिस का रास्ता था। उस दिन मैं सच में उन्हें रोकने नहीं आया था, मैं तो बस अपना काम करवाने निकला था और गलती से वे मुझे मिल गए। सुवान का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया। वह इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। जॉब छोड़ दी, कंपनी से अपना हिस्सा वापस ले लिया और देश छोड़कर चले गए। इसका मतलब साफ था कि मैंने सच में उन्हें अपनी लाइफ से निकाल दिया था। सुवान की आंखें लाल हो गईं। जो इंसान उससे सालों से इतना प्यार करता था वह अचानक इतनी नफरत कैसे कर सकता है? वह रोने ही वाली थी कि बोलने लगी कि लिन ज्यू के साथ उसकी सिर्फ फेक मैरिज थी। ये फेक मैरिज थी या नहीं, ये बात तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। सच तो ये है कि कोई भी हस्बैंड ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसे डिवोर्स दे दे और किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले। सुमिस, मुझे बहुत काम है, अब आप जा सकती हैं। चीफ एडिटर के जाने के बाद सुवान ने खुद को संभाला। चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे ढूंढ कर ही रहेगी। इतने सालों के प्यार और उस खोए हुए बच्चे की खातिर अगर वो माफी मांगेगी तो मैं जरूर मान जाऊंगा। घर वापस आकर उसने अपना सामान पैक करना स्टार्ट कर दिया। लिन ज्यू चुपचाप कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसने उसे रोका नहीं। मैं जा रही हूँ ज्यू, वापस आते ही हम डिवोर्स ले लेंगे। लिन ज्यू ने अपने चेहरे पर एक झूठी स्माइल लाई और कहा कि अपना ख्याल रखना। उसे पता चल चुका था कि मेरी वजह से ही सुवान की कंपनी इतनी सक्सेसफुल थी। मेरे बिना सुवान कुछ भी नहीं थी। जब उसने कंपनी बंद करके मुझे ढूंढने का फैसला किया तभी लिन ज्यू ने उसे हमेशा के लिए छोड़ने का प्लान बना लिया था। सुवान के जाते ही उसने बच्चे को दाई की गोद में फेंका, फिर महंगे कपड़े पहनकर अपनी लग्जरी कार से क्लब के लिए निकल गया। क्लब पहुंचते ही वह अपने पुराने दोस्तों के ग्रुप में शामिल हो गया। उसके दोस्तों ने उसे देखते ही एक्साइटमेंट में कहा, ज्यू भाई आज यहाँ कैसे आना हुआ? क्या बात है, वापस आकर हमारे साथ कंपटीशन करने का प्लान है क्या? लिंजू ने सोफे पर बैठकर सिगरेट जलाई और पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। मैंने सोचा था कि वो कोई बड़ी पार्टी होगी, पर वह तो सिर्फ एक सीधी सादी औरत निकली। मुझसे शादी करने के बाद भी वह अपने एक्स हस्बैंड के पीछे भाग रही है। ऐसी औरत पर टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई मूड नहीं है। आसपास बैठे दोस्त उसकी बात सुनकर हैरान हो गए। सबको लगता था कि तू बहुत ईमानदार है, उसने तेरे बच्चे को अपना समझकर तुझसे शादी कर ली। हाँ यार, क्या उसे पता चला कि वो बच्चा उसका नहीं है? लिंजू ने तो किसी अनजान लड़की के बच्चे को गोद ले लिया था। उसे खुद नहीं पता था कि बच्चे की असली माँ कौन है। उसने तो बस अपनी बातों से सुवान को बेवकूफ बनाया था। सच में ज्यू भाई, तेरा दिमाग बहुत तेज है। लिंजू ने ड्रिंक की एक चुस्की ली और बेपरवाही से कहा, उसका नाम मत लो, अब बताओ कोई नई डील है क्या? क्या ज्यू भाई फिर से मैदान में उतर रहे हैं? तुम्हारी इस स्मार्टनेस के आगे तो कोई भी लड़की आसानी से फंस जाएगी। यहाँ एक बहुत अमीर फैमिली की इकलौती बेटी आई हुई है जो बहुत अमीर है। क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? पास खड़े दोस्त ने उसे एक टैबलेट थमाया जिसमें उस लड़की की सारी डिटेल्स थीं। लिंजू ने प्रोफाइल देखी और उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा कि मुझे यही लड़की चाहिए। ऐसी अमीर लड़की को फंसाना मेरे लिए चुटकियों का काम है। सुवान तो उसके सामने कुछ भी नहीं थी। उधर सुवान की फ्लाइट लैंड हो चुकी थी। वो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मेरे मेंशन की तरफ निकल पड़ी। मेरा परिवार बहुत अमीर है और मेरे पेरेंट्स विदेश में ही रहते हैं। पहले मैं बहुत कम घर जाता था क्योंकि सुवान को वहां अजीब लगता था। वह मेरे पेरेंट्स के सामने आते ही नर्वस हो जाती थी, लेकिन आज जब वह उस बड़े मेंशन के सामने खड़ी थी तो उसे एहसास हुआ कि हमारे बीच कितना बड़ा फर्क था। मेरे जैसे इंसान का उसकी लाइफ में होना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, पर उसने इस रिश्ते की कभी कद्र नहीं की। वह मेंशन के गेट के बाहर काफी देर तक टहलती रही, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और मेंशन की खूबसूरत लाइट्स जल गईं। अंदर से म्यूजिक और गानों की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी पार्टी चल रही है। कई लोग इनविटेशन कार्ड दिखाकर अंदर जा रहे थे। सुवान ने भी उनके साथ जाने की कोशिश की, पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। एक्सक्यूज मी मैम, आपका इनविटेशन कार्ड कहाँ है?
सुवान ने झिझकते हुए कहा कि मेरे पास कार्ड नहीं है। सॉरी मैम, आज हमारे यंग मास्टर का बर्थडे है, बिना कार्ड के एंट्री मनाए। आज मेरा बर्थडे था पहले, जब हम साथ थे तो मेरे बर्थडे पर वो कभी कुछ खास प्लान नहीं करती थी। एक छोटा सा बुके या एक सिंपल गिफ्ट देकर ही मैं बहुत खुश हो जाता था। पर अब उसे एहसास हो रहा था कि वह सब कितना नॉर्मल था। वो थोड़ा इमोशनल होकर बोली कि मैं सू वान हूँ, तुम्हारे यंग मास्टर की वाइफ, मुझे उनसे मिलना है। बटलर ने उसे ध्यान से देखा और थोड़ा सख्त होकर बोला, सॉरी मैम, हमारे यंग मास्टर का डिवोर्स हो चुका है, उनकी कोई वाइफ नहीं है, मैं ही उनकी एक्स वाइफ हूँ, प्लीज मुझे मिलने दो। बटलर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा पर बिना कार्ड के अंदर जाने देने से साफ मना कर दिया। सुवान पूरी तरह बेबस हो गई। उसने अपने पर्स से सारे पैसे निकाले और बटलर के हाथ में रख दिए। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, बस उन्हें जाकर बता दीजिए कि मैं आई हूँ। उसकी आंखों में आंसू देखकर बटलर का दिल थोड़ा पिघल गया। ठीक है, मैं जाकर बात करता हूँ, लेकिन वे आपसे मिलेंगे या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। थैंक यू सो मच, वे मुझसे जरूर मिलेंगे। सुवान को पूरा यकीन था कि मैं उससे मना नहीं कर पाऊंगा। इतने सालों के प्यार को कोई इतनी आसानी से कैसे भूल सकता है। बटलर जब हॉल में पहुंचा तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ गेस्ट्स का वेलकम कर रहा था। हॉल में बड़ा सा क्रिस्टल झूमर चमक रहा था और मैं व्हाइट सूट में खड़ा था।